अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो ड्रग जो है व्हाट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग जो है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, ये मेन टॉपिक है हमारा। सो जो मेन इसमें जो मेन टॉपिक है उसको इस पे आते हैं हम। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है? Drug distribution is the process by which a drug reversibly leave the bloodstream and enter into the interstitium एंड टिश्यूज़, ये इसकी मेन डेफिनेशन है। सो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है? सो ड्रग जो है, अब ड्रग ली आपने, कोई भी ड्रग आपकी बॉडी के अंदर स्टमक के थ्रू अब्जॉर्ब हुई है या आईवी फॉर्म में आपने दी है, ड्रग अब्जॉर्ब हो गई, ब्लड में चली गई। अब उसके बाद क्या होगा? ड्रग जो है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि ड्रग ने ब्लड को लीव करना है। अब लीव करने के बाद या तो वो जाएगी इंटरस्टिशियम के अंदर, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होगा उसके अंदर मूव करेगी, या उसके अलावा टिश्यूज़ के अंदर जाएगी। सो ड्रग जो है ब्लड को लीव करती है। लीव करने के बाद ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब है कि ड्रग जो है हमारे पास, वो ब्लड को लीव करने के बाद वापस ब्लड में भी आ सकती है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि ड्रग ने ब्लड को लीव करना है, और ब्लड को लीव करने के बाद ड्रग ने या तो इंटरस्टिशियम के अंदर जाना है। इंटरस्टिशियम का क्या मतलब है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जितना भी सेल के बाहर फ्लूइड है उसको कहेंगे इंटरस्टिशियम, या उसके अलावा टिश्यूज़, जितने भी हमारे टिश्यूज हैं उसके अंदर ड्रग ने मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ड्रग एडमिनिस्टर्ड आईवी, अगर बात करते हैं, अगर आईवी ड्रग की बात करते हैं तो वहाँ पे अब्जॉर्प्शन एक फैक्टर नहीं है, मीन्स के अब्जॉर्प्शन कोई फैक्टर नहीं है आईवी ड्रग के लिए। तो जो फर्स्ट फैक्टर होगा वहाँ पे, जो इनिशियल फेज़ होगी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वहाँ पे वो है हमारे पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास फर्स्ट जो फैक्टर होगा, जो फर्स्ट पैरामीटर है, फार्माकोकिनेटिक्स पैरामीटर जो फर्स्ट है, वो आईवी फॉर्मुलेशन के अंदर वो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब्जॉर्प्शन जो है हमेशा 100% होती है आईवी में, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होती। सो अब्जॉर्प्शन अगर इमीडिएटली, जैसे आप ड्रग देते हैं आईवी फॉर्म में, तो ड्रग जो है अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है इमीडिएटली, और ड्रग जो है वो लीव करती है ब्लड स्ट्रीम को, और रैपिडली वो मूव करती है, ब्लड को लीव करने के बाद वो ड्रग जो है मूव करती है टूवर्ड द टिश्यूज़ या इंटरस्टिशियम। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग जो होती है फ्रॉम प्लाज्मा टू द इंटरस्टिशियम, वो किस पे डिपेंड करेगी? वो दो तीन चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड करेगी, जिसमें फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसको देखेंगे आगे जाके। तो इसमें जो मेन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहले आता है हमारे ब्लड फ्लो, उसमें कैपिलरी परमेबिलिटी, उसके बाद आती है हमारे पास ब्लड फ्लो, जिसको हम कार्डिक आउटपुट भी कहते हैं, यहाँ पे ब्लड फ्लो भी कहते हैं। सेकंड कहते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी, थर्ड वन है टिश्यू वॉल्यूम, फोर्थ जो है हमारे पास वो आता है ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग इन दी प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग कितनी होती है। फिफ्थ वन जो है हाइड्रोफोबिसिटी। ये पांचों फैक्टर्स क्या क्या हैं और कैसे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। यहाँ पे पूरे लेक्चर के अंदर ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो का क्या मतलब है? कि ब्लड फ्लो का मतलब है कि ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है वाइडली, वो टिश्यूज़ के अंदर। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो रेट ऑफ ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है। कि अगर तो ब्लड फ्लो हमारे टिश्यूज़ की तरफ ज़्यादा होगा, जैसे अगर लिवर की बात करते हैं, लिवर की तरफ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन की तरफ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है ड्रग ज़्यादा जाएगी इन ऑर्गन्स में, ब्रेन में, लिवर में, किडनी में, यहाँ पे ब्लड जो है ज़्यादा जाएगा। तो इसका मतलब है ड्रग भी ज़्यादा जाएगी एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल मसल की बात करते हैं। तो स्केलेटल मसल जो है वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत कम होता है स्केलेटल मसल्स के अंदर। तो वहाँ पे जो है ब्लड फ्लो कम होने की वजह से ड्रग भी कम जाएगी। तो जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है वो हमारे पास जिन ऑर्गन्स हैं, जैसे वेसल रिच ऑर्गन जिसमें वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें ब्रेन है, लिवर है या किडनी है, वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स। सो इसका मतलब है एडिपोज टिश्यूज़, स्किन और विज़रा जो होते हैं वह उसमें भी ब्लड फ्लो कम होता है। तो इसका मतलब स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यू, स्किन और विज़रास, जितने भी विज़रास हैं वहाँ पे ब्लड फ्लो कम होता है। सो इसलिए जो ड्रग जो है हमारे पास इन ऑर्गन्स के अंदर, जिनके अंदर ब्लड फ्लो कम होगा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कम होगी, वहाँ पे कम ड्रग जाएगी एज़ कम्पेयर टू वो ऑर्गन्स जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी ड्रग की ज़्यादा होगी। सो फर्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन को, वो आता है हमारे पास ब्लड फ्लो।
सो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कहते हैं कि हाई ब्लड फ्लो टुगेदर विद आईवी बोलस ऑफ प्रोपोफोल। प्रोपोफोल जो है ये एक हमारे पास ड्रग है जो कि एनेस्थीसिया काज करती है। तो आईवी फॉर्म में ड्रग रहते हैं, हिप्नोसिस काज करती है ये। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ हिप्नोसिस काज करती है प्रोपोफोल। प्रोपोफोल अगर आप लेते हो तो प्रोपोफोल इंजेक्शन लगाने के बाद ये बहुत थोड़े टाइम के लिए हिप्नोसिस काज करती है। मीन्स कि इसका मतलब ये है कि ड्रग जाती है, लेकिन ड्रग का मसला क्या है, ड्रग जो है हमारे पास प्रोपोफोल ड्रग है ना वो लिपोफिलिक है और हाईली लिपोफिलिक है। एक तो लिपोफिलिक है और जो ब्लड है ये जाएगी ड्रग जो प्रोपोफोल है ना उसने सीएनएस में जाना है, ब्रेन में जाना है। ब्रेन में जाने के बाद उसने हिप्नोसिस काज करनी है, आपको नींद दिलानी है। तो अब ड्रग जो है अगर तो ब्रेन में चली गई तो उसके बाद तो हिप्नोसिस काज कर देगी। मीन्स के जो पेशेंट है वो एनेस्थीसिया में चला जाएगा, उसको वो एनेस्थेटिक के तौर पे वो काम करती है, एनेस्थीसिया काज करती है। तो ड्रग जो है ब्रेन में गई, एनेस्थीसिया काज करती है। लेकिन अब मसला ये है कि ड्रग जो है अगर तो वो रैपिडली वहाँ से मूव करती है, वापस लीव करती है उस जगह को, तो वो बहुत जल्दी इफेक्ट कम हो जाएगा उसका। सो ऐसी ड्रग जो होती हैं जिनकी जहाँ पे ड्रग जो है जिसकी लिपोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ पे ड्रग ज़्यादा जाएगी। और ड्रग जो है ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है कि ड्रग किस ऑर्गन में ज़्यादा जाएगी किस में कम जाएगी, वो डिपेंड करता है ब्लड फ्लो पे। जैसे हमारे पास थायोपेंटल है, ये भी हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। सो इनिशियली रैपिड मूव टू द ब्रेन, बहुत फास्टली ब्रेन में जाती है। और क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत हाई है, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसलिए थायोपेंटल जो है बहुत जल्दी ब्रेन में जाती है और एनेस्थीसिया काज करती है। अब उसके बाद क्या होगा, स्लो डिस्ट्रीब्यूशन टू स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है, एडिपोस टिश्यूज़ के अंदर स्लो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है। और एंड सीएनएस कंसंट्रेशन इसकी जो है ऐसा ऐसा कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो कॉन्शियस जो है वो रीगेन होती है। इसका मतलब क्या है कि जो ड्रग जो है वो पहले किस में गई, ब्रेन में। अब ब्रेन में जाने के बाद अब कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा थी, ब्रेन में ज़्यादा कंसंट्रेशन थी एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स, एडिपोस टिश्यूज़, वहाँ पे कंसंट्रेशन कम थी ड्रग की। अब ड्रग जो है वहाँ से लीव करना स्टार्ट कर देगी, ऐसा ऐसा लीव करेगी, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाएगी। इसका मतलब है ड्रग जो है सीएनएस को छोड़ेगी, ब्रेन को छोड़ेगी और ब्रेन से मूव करेगी स्केलेटल मसल्स की तरफ। जब वहाँ से मूव करेगी तो इसका मतलब है जो पेशेंट है वो जो उसको एनेस्थीसिया प्रोड्यूस हुआ था वो वापस कॉन्शियसनेस जो उसकी वापस से बाहर होना स्टार्ट हो जाएगी, रीगेन हो जाएगी उसकी। आगे आता है हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है वो कैपिलरी परमेबिलिटी है। अब कैपिलरी परमेबिलिटी वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कैपिलरी जो परमेबिलिटी है ये डिपेंड करता है ड्रग की नेचर पे। एक तो ड्रग की नेचर पे डिपेंड करता है और ड्रग का स्ट्रक्चर कैसा है इस पे डिपेंड करता है। सो कैपिलरी की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और उसके अलावा ड्रग की नेचर पे डिपेंड करता है कि कैपिलरी परमेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी। तो कैपिलरी स्ट्रक्चर होता है ये भी बेसमेंट, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, जो कि मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसके अंदर स्लिट जंक्शन होते हैं बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स। तो ये लिवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा होती है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है मौजूद होती है जो कि एक्सपोज होती है। मीन्स कि अगर हम लिवर की बात करें या स्प्लीन की बात करें तो वहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद है लेकिन वो एक्सपोज है, उसके अंदर स्पेसिस मौजूद हैं जिसके थ्रू ड्रग मूव कर सकती है। लेकिन अगर बात करें हम ब्रेन की, तो ब्रेन के अंदर जो कैपिलरी स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल पैक होता है, उसके अंदर स्लिट जंक्शंस मौजूद नहीं होते। अब इसका मतलब क्या है कि ड्रग अब इसको क्रॉस नहीं कर पाती। ब्रेन को क्रॉस करने के ड्रग को लिपोफिलिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अब लिवर की बात करें या स्प्लीन की बात करें तो वहाँ पे जंक्शन मौजूद हैं, जो उसके अंदर जो उसके दरमियान में स्लिट जंक्शंस हैं मौजूद होते हैं, स्पेस मौजूद होती है। तो अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर दे सकते हो, वो फर्स्ट फिगर है, ए जो फिगर है इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे कैपिलरी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ऊपर बाहर दिखाई गई येलो कलर की देखोगे तो उसके दरमियान में स्पेसिस मौजूद है। जो स्पेस मौजूद है इसके दरमियान में उसको कहेंगे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर स्लिट जंक्शंस हैं। जो स्लिट जंक्शन होती हैं इसके थ्रू ड्रग जो है क्रॉस कर जाती है। लेकिन अगर हम बात करें नीचे सी जो पार्ट है, सी के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जो बाहर का एरिया है इसके अंदर कोई भी स्लिट जंक्शन मौजूद नहीं है। तो कोई भी एक्सपोज एरिया मौजूद नहीं है। तो ड्रग जो है इस जो जो सेल मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस नहीं कर पाती है सच। सो ड्रग जो है वही ड्रग क्रॉस करेगी, ब्रेन के अंदर जाएगी
जो कि लिपोफिलिक होगी। लिपोफिलिक जो ड्रग होगी जैसे, या फिर ऐसी ड्रग जो कि किसी जो कोई वो ड्रग जो कि कोई कैरियर उसको लेके जाएगा सेल के अंदर, ब्रेन के अंदर ड्रग को कैरियर को लेके जाए, जैसे लिवोडोपा है। सो एक ट्रांसपोर्टर होता है, ट्रांसपोर्टर जो होता है वही लिवर के अंदर लेके जाता है, सॉरी ब्रेन के अंदर लेके जाता है लिवोडोपा को ब्रेन के अंदर। और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो सीनस को क्रॉस कर सकती हैं इजीली। सीनस को पास करने के लिए या तो ड्रग को लिपोफिलिक होना पड़ेगा या फिर कोई ट्रांसपोर्टर चाहिए उसको, जो कि उसको सेल के अंदर तक लेके जाए, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाए और सेल के अंदर तक ब्रेन के अंदर लेके जाए। सो आयोनाइज ड्रग्स, जिनके ऐसी ड्रग्स जिनके आयंस बने होते हैं, या ड्रग जो कि पोलर है जिनके पोल्स बने होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, सीनस को क्रॉस नहीं करती, और वो सेल सीनस को क्रॉस करके सीनस के अंदर मूव नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्लिप जंक्शन मौजूद नहीं है। सीनस के अंदर जो है ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ये बहुत टाइट होता है, टाइट जंक्शन है इसके। सो ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से सीनस को कोई भी ड्रग जो कि पोलर होगी, जिसके पोल्स बने होंगे, या फिर ड्रग आयनाइज होगी जिसके आयंस होंगे, वो सेल सीनस को क्रॉस नहीं करती, वो ब्रेन में मूव नहीं करती। तो वही ड्रग मूव करेगी सीनस के अंदर जो कि या तो लिपोफिलिक होगी या उसके लिए कोई ट्रांसपोर्टर मौजूद होगा, जैसे लिपोडोपा है, लिवोडोपा है। लिवोडोपा के लिए ट्रांसपोर्टर मौजूद होता है जो कि उसको सेल के अंदर लेके जाता है। ये दो हो गए। थर्ड वन हमारे पास क्या है, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड टिश्यूज़। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं और दूसरा हमारे पास टिश्यू प्रोटीन्स हैं। अब इस पर भी डिपेंड करता है कि ड्रग कितनी जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो फर्स्ट वन है हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन की बात करते हैं, तो ये तो फर्स्ट वन तो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन है। अगर तो ड्रग जो है रिवर्सिबली बाइंडिंग ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन consequently drug in the non-diffusible form and flow their transfer out of the vascular compartment। इसका क्या मतलब है कि अगर तो ड्रग जो है वो प्लाज्मा के अंदर मौजूद है, प्लाज्मा का मतलब है ब्लड के अंदर प्रोटीन मौजूद है, अल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है। मेजर जो हमारे पास प्रोटीन है वो अल्ब्यूमिन है। अल्ब्यूमिन के साथ अगर ड्रग जो है वो अटैच है, अगर उसके साथ अटैच फॉर्म में ड्रग मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ड्रग उसके साथ बाइंड है, अगर ब्लड के अंदर अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड है, तो इसका मतलब है ड्रग उसको लीव नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग जो है वो कम हो जाएगी। ड्रग अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड रहती है तो वो ड्रग जो है वो लीव नहीं करती ब्लड को। जब ड्रग को लीव नहीं करेगी, अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड रहेगी, तो ड्रग जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगी। तो ये ड्रग जो मौजूद होगी ब्लड के अंदर एज अल्ब्यूमिन के साथ अटैच होगी, वो रेजरवायर के तौर पे काम करती है। जैसे ही हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे जो टिश्यूज़ के अंदर ब्लड ड्रग की कंसंट्रेशन कम होगी और ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से ड्रग लीव करेगी ब्लड को। प्लाज्मा प्रोटीन जो बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, अल्ब्यूमिन जो है उससे डीअटैच होगी, वहाँ से रिमूव होगी, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ब्लड को लीव करने के बाद टिश्यूज़ में जाएगी, वहाँ पे जाके वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। सो ड्रग जो है हमेशा, फ्री ड्रग जो है वही हमेशा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए जो है अगर तो ड्रग जो है प्लाज्मा के साथ बाउंड है तो वो फ्री मौजूद नहीं होगी, अगर वो फ्री ड्रग नहीं है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा आती है हमारे पास टिश्यू प्रोटीन्स। सो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं वो टिश्यूज़ के अंदर जाके एक्यूमुलेट होती हैं। टिश्यूज़ जो है हमारे पास, जैसे लिवर है, लिवर में जाके अक्यूमुलेट हो जाएगी ड्रग। हमारे ब्रेन है, वहाँ पे जाके अक्यूमुलेट हो जाती है ड्रग। तो ड्रग अगर टिश्यू के अंदर जाके अक्यूमुलेट होती है तो इससे क्या होगा, टिश्यू के अंदर जो कंसंट्रेशन ड्रग की वो हाई हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू एक्सेसिव फ्लूइड और ब्लड। अब ड्रग जो है वो अक्यूमुलेट होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो लिपिड के साथ, प्रोटीन के साथ या न्यूक्लिक एसिड जो कि टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होते हैं उनके साथ जाके बाइंड करती है। ड्रग क्या करती है, ड्रग बाइंड करती है लिपिड के साथ, प्रोटीन के साथ या न्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ मौजूद है, टिश्यूज़ के अंदर। तो टिश्यूज़ के अंदर इनके साथ जाके बाइंड करती है। सो ड्रग जो है या तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यूज़ के अंदर, या टिश्यूज़ क्या करते हैं, टिश्यूज़ भी रेजरवायर के तौर पर काम कर रहे हैं। जब तक ब्लड के अंदर ड्रग, हमारे पास ड्रग जो है कम होगी, सेल्स के अंदर ड्रग जो है वो कम नहीं रहती, तब तक ड्रग टिश्यूज़ के अंदर रहेगी। जैसे ही कंसंट्रेशन ज़्यादा कम हो जाएगी ब्लड के अंदर या अदर ऑर्गन्स के अंदर कम होगी तो टिश्यूज़ को लीव करेगी ड्रग, और इससे क्या होगा, लॉन्गर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। लोकल ड्रग्स होती हैं, जैसे हमारे पास साइक्लोफॉस्फेट है,
साइक्लोफॉस्फेट जो होती है ये हेमरेजिक सिस्टाइटिस काज करती है, क्योंकि ड्रग जो है वो ब्लैडर के अंदर अक्यूमुलेट करती है और इससे क्या होता है ये इसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ये डिजीज़ काज करते हैं। तो हमारे पास जो ड्रग जो होती है ये अगर तो टिश्यूज़ के अंदर जाके बाइंड करती है तो टॉक्सिसिटी भी काज कर सकती है। सो ड्रग का टिश्यूज़ के अंदर रहना ये भी खतरनाक होता है। जब टिश्यूज़ के अंदर ड्रग रहेगी तो वो टॉक्सिक हो जाएगी, जब टिश्यूज़ के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी तो उनको डैमेज कर सकती है। तो ड्रग जो है ये दो तरीके होते हैं, उससे डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर तो ड्रग जो है प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा का मतलब है ब्लड के अंदर प्लाज्मा अल्ब्यूमिन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जैसे अल्ब्यूमिन्स हैं, ग्लोबुलिन्स हैं। अगर ड्रग उनके साथ बाइंड करती है तो उससे भी डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगी। अगर तो ड्रग जो है टिश्यूज़ के अंदर जाके वहाँ पे लिपिड है या प्रोटीन्स हैं या न्यूक्लिक एसिड है उनके साथ जाके बाइंड करती है तो ड्रग जो है वहाँ पे स्टे करेगी और टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, और ये भी जो है खतरनाक होता है। ये इससे भी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की वो कम हो जाएगी। और थर्ड वन जो हाइड्रोफोबिसिटी है, हाइड्रोफोबिसिटी ड्रग की जो है हाइड्रोफोबिक ड्रग जो होती हैं वो क्रॉस करती हैं सेल मेम्ब्रेन को, और हाइड्रोफिलिक ड्रग जो होती हैं उनको स्लिट जंक्शन की जरूरत होती है। वो हाइड्रोफिलिक ड्रग जो होती हैं वो स्लिट जंक्शन के थ्रू पास कर सकती हैं, जबकि वो ऐसे एज सच पास नहीं कर सकती। उसके लिए लिपोफिलिक ड्रग जो है, लिपोफिलिक ड्रग्स को हम हाइड्रोफिलिक ड्रग्स भी कहते हैं। तो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होंगी, लिपोफिलिक ड्रग्स होंगी, वो बहुत फास्टली पास करती हैं, जबकि अगर तो ड्रग जो है वो हाइड्रोफिलिक है तो हाइड्रोफिलिक ड्रग जो होती हैं वो क्रॉस नहीं करती। तो हाइड्रोफोबिसिटी जो है ये भी वो भी डिपेंड करता है कि ड्रग जो है कितनी लिपोफिलिक है, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन के जो फैक्टर्स थे, उसके अलावा हमारे पास ये टोटल जो हमारे पास थे ये चार जो फैक्टर बताए मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बताए। उसके बाद आता है हमारे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कहता है कि ये एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि फ्लूइड वॉल्यूम दैट इज रिक्वायर्ड टू कंटेन इंटायर ड्रग इन द बॉडी एट द सेम कंसंट्रेशन मेजर्ड इन प्लाज्मा। तो इसका मतलब ये है कि वो फ्लूइड का वॉल्यूम जिसमें ड्रग ने हमारी बॉडी के अंदर रहना है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा को कंपेयर करें तो वो हमारी डिफरेंट बॉडीज़ के जो कंपार्टमेंट उसमें ड्रग जाती है। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अपने याद रखना है। इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या है कि इसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय सी नॉट। तो यहाँ पे वी डी जो है अपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, और सी नॉट जो है ये कंसंट्रेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट टाइम ज़ीरो, कि टाइम ज़ीरो पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी थी उसको शो करता है। तो वी डी हम निकालना, अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन निकालना तो हम डिफरेंट बॉडी के जो ड्रग है हमारी ड्रग बॉडी में कितनी गई है उसको डिवाइड करेंगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ज़ीरो, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बेसिकली कि फिजियोलॉजी की इसकी कोई बेसिस नहीं होती, और इसको हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग विद द वॉल्यूम ऑफ वाटर कंपार्टमेंट इन द बॉडी, उसको कंपेयर करने के लिए। सो हमारी बॉडी जो है डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ जो हमारे वाटर कंपार्टमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर है उसके अंदर ड्रग कितनी डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको निकालने के लिए हम इसको निकालते हैं। अब इसके अंदर अगर देखें कंपार्टमेंट हमारी बॉडी के कितने होते हैं, अगर टोटल देखें कंपार्टमेंट तो हमारे पास 4 कंपार्टमेंट मेन है। इसमें अब मेजर जो कंपार्टमेंट है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है प्लाज्मा कंपार्टमेंट जो कि 4 लीटर होता है। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट वॉल्यूम, जिसको हम इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट भी कहते हैं, वो हमारे पास है 10 लीटर्स। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट जो कि 28 लीटर्स में आता है, और हमारे पास टोटल बॉडी वाटर जो होता है वो 42 लीटर्स है। इसका मतलब क्या है कि हमारी पूरी बॉडी जो है उसका वाटर कितना है 42 लीटर्स। 42 लीटर्स में से 4 लीटर जो होता है प्लाज्मा कंपार्टमेंट में आता है, और हमेशा प्लाज्मा में जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं लार्ज मॉलिक्यूल वेट की मॉलिक्यूल्स और हाई प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होती हैं वो जाती हैं प्लाज्मा के अंदर। उसके बाद आती है हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो होती है मीन्स कि अगर तो ड्रग का साइज़ बड़ा होगा और वो उसकी प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो वो ड्रग कहाँ पे रहेगी, वो रहेगी प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर, मीन्स कि वो ब्लड के अंदर रहेगी। तो प्लाज्मा कंपार्टमेंट का मतलब है वो टोटल हमारा प्लाज्मा कंपार्टमेंट कितना है 4 लीटर्स। 4 लीटर का मतलब है हमारी ब्लड जो मौजूद है, ब्लड के अंदर जो ड्रग मौजूद है प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन के अंदर मौजूद है, अगर तो साइज़ बड़ा है किसी भी ड्रग का साइज़ बड़ा है तो इसका मतलब है ड्रग लीव नहीं कर सकती ब्लड को, ब्लड कैपिलरीज़ को लीव नहीं करेगी तो वो ब्लड में रहेगी। या उसके अलावा अगर उसकी प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है ड्रग की तो वो भी ड्रग के अंदर रहेगी, वो भी ड्रग जो है ब्लड के अंदर रहेगी। तो दो चीज़ें हैं, उसमें प्लाज्मा कंपार्टमेंट के अंदर वो ड्रग रहेगी जिसका साइज़ बड़ा होगा या प्रोटीन बाइंडिंग जिस ड्रग की ज़्यादा होगी।
जो सेकंड कंपार्टमेंट है वो आता है हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के लिए हम कहते हैं कि ऐसी ड्रग जिसका मॉलिक्यूलर वेट तो कम हो, जिसका वेट कम हो लेकिन वो हाइड्रोफिलिक भी हो, मॉलिक्यूलर वेट कम हो लेकिन वो हाइड्रोफिलिक हो, वो जाती है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। जो ऐसी ड्रग्स होती हैं ये पास करती हैं एंडोथेलियस स्लिट जंक्शंस को, और हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती हैं कैपिलरीज को क्रॉस करती हैं और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जाती हैं। जबकि हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो होती हैं वो क्रॉस नहीं कर पाती, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो होती हैं वो क्रॉस नहीं करती, जबकि जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती लेकिन वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जाती हैं। और हाइड्रोफिलिक जो ड्रग्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती और ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर नहीं जाती, मीन सेल के अंदर नहीं जाएंगी लेकिन सेल के बाहर मौजूद होंगी। तो हाइड्रोफिलिक ड्रग एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के लिए ड्रग का पास करना है, इसके लिए साइज छोटा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर वेट कम हो, ऐसी ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो डेफिनेटली लीव करेंगी ब्लड को। सो ब्लड को लीव करेंगी, बाइंडिंग प्रोटीन बाइंडिंग कम होगी तो ब्लड को लीव कर जाएंगी। अब उसके बाद जो है वो ड्रग का हाइड्रोफिलिक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी तो वो सेल के अंदर पास नहीं करेगी, मीन के सेल के अंदर की तरफ नहीं जाएगी। अगर वो सेल के अंदर जाती है तो उसका मतलब इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर चलेगी है। हमने एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर रखना है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के लिए मतलब ये है कि ड्रग का हाइड्रोफिलिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हाइड्रोफिलिक रहेगी तो वो ड्रग रहेगी सेल के बाहर और वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर रहेगी। तो इसका मतलब है कि वो ड्रग जो कि हाइड्रोफिलिक हो और लो मॉलिक्यूलर वेट की ड्रग होगी तो वो जाएगी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। और ये हमारे 20% है हमारी पूरी बॉडी वेट का, जो कि 14 लीटर बनता है। अगर 70 kg का पेशेंट है तो उसके कोई भी बंदा है तो उसके अंदर जो है 20% जो है हमारे पास 20% जो है इसका 40 लीटर बनता है। 14 लीटर जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बनता है। तो इसमें माइनोग्लाइकोसाइड जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। तो थर्ड वन हमारे पास आता है वो आता है टोटल बॉडी फ्लूइड। टोटल बॉडी वाटर का मतलब है कि हमारे पास ड्रग का सारे कंपार्टमेंट के अंदर जाना, उसके लिए प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर भी जाना, उसके लिए एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर भी जाना, उसके अलावा इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर भी जाना। इसका मतलब ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा, ऐसी ड्रग जो कि मॉलिक्यूलर वेट जिनका कम होगा, साइज़ छोटा होगा, उसके अलावा लिपोफिलिक होंगी। तो वो लिपोफिलिक ड्रग्स जो होंगी वो क्रॉस करती हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद वो इंटरस्टिशियम से जाती हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर जाने के बाद वो पूरे हमारी सारी बॉडी के कंपार्टमेंट के अंदर जाती है। जैसे एथेनॉल है, एथेनॉल जो है वो 42 लीटर ऑफ बॉडी हमारा जो है मीन 70 kg जो बंदा है उसका जो 60% जो है हमारी बॉडी का वो टोटल बॉडी वाटर होता है। तो एथेनॉल जो है टोटल बॉडी वाटर के अंदर मूव करती है। तो वो लो मॉलिक्यूलर वेट की ड्रग है। उसके अलावा लिपोफिलिक है, तो लिपोफिलिक ड्रग या हाइड्रोफोबिक ड्रग जो होती हैं वो टोटल बॉडी कंपार्टमेंट में जाती हैं, मीन्स के वो प्लाज्मा वाटर्स के अंदर भी जाएंगी, प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर भी जाएंगी और उसके अलावा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जाएंगी और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर भी मूव करेंगी। तो टोटल बॉडी वाटर जो है सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है 42 लीटर्स जो है उसमें ये पास करती हैं। सो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कहता है कि ड्रग रियली एसोसिएट विद वन कंपार्टमेंट। इसका क्या मतलब है कि हम कहते हैं कि एपरेंटली हम कहते हैं कि ड्रग जो है किसी एक कंपार्टमेंट के अंदर नहीं रहती बल्कि ड्रग जो है मल्टीपल कंपार्टमेंट के अंदर रहती हैं। सो ड्रग जो है बाउंड करती है सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर, जैसे प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा के अंदर, जो हमारी ब्लड है ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है, उसके साथ जाके ड्रग अटैच हो जाती है। उसके बाद लिपिड मौजूद है एडिपोसाइट्स के अंदर, जो एडिपोसाइट सेल्स हैं या सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे लिपिड मौजूद है, उसके साथ ड्रग जाके अब्जॉर्ब उसके साथ जाके अटैच हो जाती है। या न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लाइज के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है उसके साथ ड्रग जाके अब्जॉर्ब होती है। सो ड्रग जो है मल्टीपल जगह पे जाती है, किसी एक कंपार्टमेंट के अंदर नहीं जाती। सो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमेशा एपरेंट होती है। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर हमें पता होगा तो हम उससे जो है किसी भी ड्रग की डोज लोडिंग डोज जो है वो कितनी होगी, किसी ड्रग की लोडिंग डोज को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है ड्रग की लोडिंग डोज को। सो लोडिंग डोज हम कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हमें पता होगा तो। फॉर एग्जांपल अगर तो हम कोई ड्रग हम लेते हैं 10 mg ड्रग लेते हैं और वो उसको इंजेक्ट किया आपने, कोई 10 mg ड्रग इंजेक्ट की है और उसमें से द प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज़ 1 mg पर लीटर। तो अगर हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन 1 mg है उसकी, तो इसका मतलब है कि कितनी उसकी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो उसको हम कहते हैं कि उसको डिवाइड करेंगे डोज और C0 पे, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने के लिए डोज बाय C0।
तो 10 डोसेस की, 10 mg डोसेस की, और सी नॉट जो था कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा वो कितनी थी 1 mg। तो उसे 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 लीटर इसकी क्या आ गई हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस ड्रग की जो है वो 10 लीटर। तो इस तरह से हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी ड्रग की निकाल सकते हैं। एक मेथड है जिसके थ्रू हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का जो इफेक्ट है वो हाफ लाइफ पे बहुत ज़्यादा होता है। हाफ लाइफ क्या होती है? वो टाइम पीरियड जिसके अंदर जो हमारे पास ड्रग है वो 50% जो ड्रग है हमारी बॉडी के अंदर वो बॉडी से रिमूव हो जाती है, उसको कहते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर तो लेंथ ऑफ टाइम नीडेड टू डिक्रीज ड्रग कंसंट्रेशन बाय 1/2, इसको कहते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। सो ग्रेटर दी हाफ लाइफ, अगर तो हाफ लाइफ ज़्यादा होगी तो लॉन्गर टाइम लेगी ड्रग वो स्किड होने में। मीन्स कि हाफ लाइफ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ड्रग बहुत ज़्यादा टाइम लेगी बॉडी से रिमूव होने के लिए। तो इसका मतलब है, तो इससे हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकते हैं कि ड्रग कितनी फ्रिक्वेंसी में चाहिए, कितनी ड्रग की, और कितनी डोजेज चाहिए ड्रग की। तो हम प्लाज्मा हाफ लाइफ निकालने से, सो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हाफ लाइफ को। सो जो ड्रग एलिमिनेशन है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ ड्रग डिलीवर टू द किडनी और लीवर। अगर तो ड्रग ज़्यादा जाएगी लीवर के अंदर तो इसका मतलब है कि वो ड्रग जल्दी रिमूव हो जाएगी। अगर हमारी ड्रग जो है वो बाकी कंपार्टमेंट में ज़्यादा जा रही है, एडिपोज साइट्स पे ज़्यादा जा रही है, एडिपोज टिश्यूज़ में ज़्यादा जा रही है, ब्रेन में ज़्यादा जा रही है, ब्लड में ज़्यादा मौजूद है, तो इसका मतलब लिवर में नहीं जा रही कम, तो लिवर में कम जाएगी, इसका मतलब हाफ लाइफ इसकी ज़्यादा हो जाएगी। हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी इसकी तो ड्रग कम बॉडी से रिमूव होगी, और इसकी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं इससे। ड्रग की कितनी ड्रग कंसंट्रेशन चाहिए हमें वो मेजर कर सकते हैं। सो एलिमिनेशन डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ ड्रग डिलीवर टू दी लिवर और किडनी पर यूनिट टाइम। एक टाइम के अंदर हमें कितनी ड्रग जो है लिवर में जाएगी या किडनी में जाएगी उस पर एलिमिनेशन डिपेंड करती है। सो ग्रेटर होगी अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन तो इसका मतलब है स्किड ऑर्गन को ड्रग कम मिलेगी। अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब है हमारे जो लीवर है और किडनी को ड्रग जो है वो कम मिलेगी। और अगर ग्रेटर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी ड्रग की, और लॉन्गर ड्यूरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी ड्रग। जो ड्रग होगी वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, लॉन्गर टाइम के लिए इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। और एक्सेप्शनल हाई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट कि ड्रग जो है वो टिश्यूज़ के अंदर मौजूद है। अगर तो ड्रग जो है अगर उसका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, अगर एक हम ऐसी ड्रग लेते हैं जो कि जिसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है वो ड्रग जो है वो टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा जा रही है। तो इसके हमें पता चलता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होने का मतलब है कि ड्रग जो है उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, तो वो टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा ड्रग मौजूद है। तो इससे हमें पता लग सकता है कि ड्रग जो है वो उसका इफेक्ट क्या है। तो ये टोटल था हमारा टॉपिक आज का, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उसके अलावा हाफ लाइफ जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है उसके बारे में आपको बताया। या हमें कोई क्वेश्चन होगा आप लोगों का तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़।